हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछली क्लास में कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था, उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया था। तो चलिए, जहाँ पर से पिछली क्लास को हम लोगों ने समाप्त किया था उसी के आगे से चलते हैं। आइए आज बात करते हैं कूलॉम के नियम का सदिश के रूप के बारे में बात करेंगे। कूलॉम के नियम के सदिश वेक्टर फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में आप पढ़ने चले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आगे चल के एग्जाम वगैरह आपको मिलेगा, हायर एजुकेशन में भी मिलेगा ये। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, हम लोगों ने कूलॉम के नियम को पढ़ चुका था। आइए फिर से उसी वहीं से हम बात करते हैं। हम 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 पॉइंट चार्ज हम लोगों ने लिया। ठीक, मानते हैं इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। इस पे जो फोर्स लग रहा है, दोनों चार्ज को हम क्या करेंगे, एक लाइन से जोड़ देंगे। ठीक है। अब Q2 द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है Q1 पर, इस पे F12 फोर्स लगेगा। ठीक है। Q1 द्वारा जो Q2 को फोर्स लगाया जा रहा है, इस पर F21 फोर्स लगेगा। वेक्टर फॉर्म में है। तो मानते हैं पॉइंट 1 पे Q1 पे R1 डिस्टेंस है और पॉइंट 2 पे R2 डिस्टेंस है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, Q2 द्वारा ऑब्वियस Q2 द्वारा जो चार्ज बल लग रहा है उसके द्वारा हम गणना करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा हमारा R2 माइनस, यहाँ पे हम जानते हैं एक लेंगे एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, कहाँ के वेक्टर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट लेंगे हम। तो हम चार्ज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं चार्ज Q2 से। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो, जो प्रारंभिक पॉइंट है, इनिशियल जो पॉइंट है Q2 है, और जो फाइनल पॉइंट हमारा है, फाइनल पॉइंट हमारा Q1 है। तो इसके बीच जो डिस्टेंस बनेगा, इसके बीच जो डिस्टेंस बनेगा R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अगर हम क्या करते, फर्स्ट पॉइंट हम किसको मानते, Q1 मानते हैं। Q1 से Q2 की तरफ जाते, तब यहाँ पे जो डिस्टेंस होता R2 माइनस R1 हो जाता, तब फाइनल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, हम लोगों ने 2 पॉइंट चार्ज लिया। एक बार फिर से हम इरेज करके इसको समझते हैं। एक बार हम फिर से इरेज करके इसको समझते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, 2 पॉइंट चार्ज ले लिए Q1 और Q2। ठीक है, हम मानते हैं Q1 की जो डिस्टेंस है इसको R1 मान लेते हैं, Q2 की जो डिस्टेंस है इसको R2 मान लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, दोनों के बीच एक बल कार्य कर रहा है, जिसको हम लोग जानते हैं बल F। ठीक, अब हम यहाँ बात समझते हैं कि Q2 द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है Q1 पे, तो इस पे F12 फोर्स लगाया जा रहा है, और Q1 द्वारा जो Q2 लगाया जा रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है F21 लग रहा है। ठीक है, तो हम प्रारंभिक हमारा पॉइंट है Q1। हमारा प्रारंभिक जो पॉइंट है Q1 है, Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो फाइनल माइनस इनिशियल होती है। तो प्रारंभिक हमारा पॉइंट R2 है और फाइनल पॉइंट हमारा R1 है। तो इसके बीच जो डिस्टेंस बनेगा, यहाँ बनेगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक, ये डिस्टेंस बनेगा दोनों पॉइंट के बीच में। तो जैसा कि हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कूलॉम का नियम कहता है फोर्स F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R। यहाँ पे हम लोग
आर का स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एकांक वेक्टर से, इनटू एकांक वेक्टर, इनटू क्या करेंगे एकांक वेक्टर या सदिश, ठीक है। एकांक वेक्टर से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। एकांक वेक्टर हमारा क्या कहता है, एकांक वेक्टर जो होता है जो डिस्टेंस होगा दोनों के चार्ज के पॉइंट, ये दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वही हमारा एकांक वेक्टर, हम उसको लेंगे। एकांक वेक्टर हमारा कहता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसकी जो डिस्टेंस बनेगी एकांक वेक्टर जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे r1 माइनस r2 वेक्टर फॉर्म में लेंगे, ठीक। लेकिन हम ले कहाँ से रहे हैं, अगर पॉइंट 2 से ले रहे हैं, Q2 पॉइंट से ले रहे हैं, अगर पॉइंट 1 से लेते हैं कि चार्ज Q1 से लेते तो इसमें क्या हो जाता r2 माइनस r1 डिस्टेंस हो जाता, ये डिस्टेंस में बन जाती। तो अब हम क्या किए, फार्मूला जानते हैं, उसी में हम एकांक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर आगे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 वेक्टर r का स्क्वायर, एकांक वेक्टर हो जाएगा हमारा क्या इंटू r1 माइनस r2 कैप, यहाँ पे एकांक वेक्टर पे हम कैप लगाते हैं, क्या लगाएंगे एकांक वेक्टर पे हम कैप लगाएंगे, यहाँ पे कैप लगा देंगे दोनों वहाँ पे, ठीक। और हम लोग जानते हैं एकांक हमारा वेक्टर जो होता है, हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है, जैसे हम लोगों माड कैप एकांक वेक्टर से पढ़ते हैं, एक कैप ऊपर जो फार्मूला होता है वेक्टर ए अपान माड ए का फार्मूला बनता है, ठीक। इसको हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। इसी प्रकार हम क्या करेंगे r1 माइनस r2 जो कैप होगा ये बनेगा r1 माइनस r2 का वेक्टर अपान माड r1 माइनस r2 का माड बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इस जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, वेक्टर यह बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2 वेक्टर r इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वेक्टर r1 माइनस r2 अपान में माड r1 इंटू r2 का माड हो जाएगा, इसको भी हम माड में ले लेंगे, ठीक है। माड का मतलब हम समझते हैं कि जिसकी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव में होती है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा r को जो था वो क्या है पॉजिटिव में, तो इसलिए हम माड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। समझ में आया, किसी भी निगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव करने के लिए उसमें हम माड लगाते हैं, जैसा कि हम लोग फार्मूले में पढ़े हैं। एकांक वेक्टर हमारा जो होता है एक कैप बराबर वेक्टर ए अपान माड ए का फार्मूला होता है। इसी प्रकार से r1 माइनस r2 पे हमने कैप लगाया था, तो उस तरह से हमने फार्मूला निकाल लिया और यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ घात 2 है, यहाँ पे घात कितना है 1 है, तो घात गुणे में घात जुड़ता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए अब यहाँ पे हमारा जो फार्मूला निकल कर आएगा ये आएगा वेक्टर ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 वेक्टर माड पावर 3 इंटू यस। एक लाइन हम यहाँ क्या करेंगे, पहले एक लाइन हम यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ यदि मान लेंगे हम, यदि हम क्या कर लें r1 माइनस r2 बराबर हम क्या मान लें वेक्टर r मान लें, ठीक है। r1 माइनस r2 बराबर हम क्या मान ले रहे हैं r मान ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू पुट हो जाएगी, तो r1 कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इस तरह मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी हमारी r1 माइनस r2 बराबर हम वेक्टर r लिख लेंगे, नीचे हम माड r लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पावर
2 है, पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जो हमारा फार्मूला निकल आएगा 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपान मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू आर। यही हमारा फार्मूला आता है कहाँ पे, एकांक वेक्टर सदिश, कूलॉम के सदिश के नियम में, कूलॉम के सदिश नियम में हमारा जो फार्मूला आता है निकलकर, यही फार्मूला आता है। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, चलिए एक बार फिर से हम इस पर डिस्कस करते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा उनको एक बार फिर और समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ा था, दो बिंदु आवेश हम लेते हैं, ठीक, उनके बीच में कूलॉम क्या कहते हैं, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक। तो कूलॉम के नियम को हम जानते हैं। कूलॉम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहां से हमारा ये फार्मूला आया हुआ था, ठीक। लेकिन अब हम यहाँ पे कूलॉम के नियम का सदिश रूप हम पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज लिए, ठीक, Q1 Q2, और हमने मान लिया कि Q1 पर जो डिस्टेंस है R1 है और Q2 पर जो डिस्टेंस है R2 है, डिस्टेंस R2 है, ठीक है। Q1 पर जो डिस्टेंस है R1 है, Q2 पे R2 है। Q1 द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है F21 लगाया जा रहा है Q2 पे, और Q2 द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है Q1 पे F12 फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक। इतना हमको समझना था। तो इनके बीच जो दूरी होगी फाइनल माइनस एकांक वेक्टर कहता है। एकांक वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, एकांक वेक्टर में जो डिस्टेंस होती है फाइनल माइनस इनिशियल होती है, अंतिम माइनस प्रारंभिक दूरी होती है। तो इसी प्रकार से हम पॉइंट Q2 से स्टार्ट किए थे, तो इसके बीच जो दूरी होगी R1 माइनस R2 होगी। अगर हम Q1 से प्रारंभ करते तो R2 माइनस R1 होती है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से पॉइंट Q2 से हमने स्टार्ट किया है, तो इस तरह से हम R1 माइनस R2 डिस्टेंस लेंगे। तो एक पहले हम समझ लेते हैं एकांक वेक्टर क्या होता है। एकांक वेक्टर बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है R1 माइनस R2 डिस्टेंस आ गया। और हमने एक एकांक वेक्टर का हमने फार्मूला पढ़ा था, एक का बराबर होता है वेक्टर A अपान नॉट A होता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, R1 माइनस R2 जो गैप होता है, इसका फार्मूला आएगा R1 माइनस R2 वेक्टर अपान में नॉट R1 माइनस R2, इसका फार्मूला आएगा। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट किया, जो फार्मूला कूलॉम का नियम पढ़ा था हमने, F9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसी में हम एकांक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद R1 माइनस R2 एकांक जो वेक्टर है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, फिर लास्ट में हम R1 माइनस R2 बराबर हम R मान लेते हैं, और घात पे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे घात पावर 1 है, तो गुणे में पावर 2 घात जुड़ता है। और ये हमारा जो फाइनली फार्मूला आता है एकांक नियम का, तो यह वेक्टर ये बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान आ जाएगा मॉड पावर 3 इंटू वेक्टर R। ये फार्मूला आता है कूलॉम के नियम का सदिश रूप का। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आई होप ये समझ में आया होगा। 2 मिनट में इसको नोट करिए, इसको याद करते हैं, फिर आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसको हम रिवाइज करते हैं। अब हम लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं। कूलॉम के नियम के सदिश रूप को भी पढ़ लिए, जो बहुत काम का था। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कुछ नोट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, कूलॉम के
सदिश रूप के बारे में पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट बात करेंगे जो नीट और आईआईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो हम बड़े इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट की हम बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा था कूलॉम का नियम, हमने पढ़ा था वायु या निर्वात के लिए पढ़ा था, लेकिन अब हम बात करेंगे हर किसी माध्यम में हम क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच हम कोई माध्यम भर दें या क्या परावैद्युत भर दें, तो उन आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उस बल का मान घटेगा कि बढ़ेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। आइए चलते हैं, इस पे हम कुछ नोट पॉइंट बात करेंगे और ठीक, और उसके बारे में हम न्यूमेरिकल भी करते हैं। जैसा कि अब हम पढ़ने चल रहे हैं, पहले हम एक नोट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे नोट लिखेंगे। नोट क्लास 12 फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे परावैद्युतांक, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, परावैद्युतांक के बारे में हम पढ़ेंगे, परावैद्युतांक क्या होती है। ठीक, परावैद्युतांक जो हमारा होता है माध्यम तथा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कैसे निरूपित करते हैं, परावैद्युतांक को हम कैसे निरूपित करते हैं। इसका जो डिफिनेशन आता है, जो फार्मूला आता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये होता है माध्यम की वैद्युशीलता, ये होती है माध्यम की वैद्युशीलता। और हमारा जो एप्सिलॉन नॉट होती है, ये होती है निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, जो हमारा परावैद्युतांक होता है, इसे हम कैसे निरूपित करते हैं, इसका जो परिभाषा बनता है, माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे निरूपित करते हैं, इसका जो मान होता है हमेशा कि 1 या 1 से ही अधिक होता है, इसका जो मान हमेशा होता है 1 या 1 से अधिक होता है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यह एनसीईआरटी में, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, अभी हम सॉल्व करेंगे आगे चलकर। तो इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यम, यहाँ पे हम थोड़ा सा माध्यम लिखेंगे और यहाँ पे के लिखेंगे, के मतलब हो गया हमारा पहला वैद्युतांक। हम पहले लेंगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात, उसके बाद फिर लेंगे वायु या निर्वात के लिए लेंगे, फिर दूसरा बात लेंगे हम यहाँ पे जल के लिए लेंगे, और हम लेंगे धातु के लिए। ठीक, हमने यहाँ पे परावैद्युतांक के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे वायु या निर्वात के लिए इसकी जो मान होती है 1 होती है, जल के लिए इसका जो वैल्यू होता है 81 होता है, और धातु के लिए जो इसकी मान होती है इनफाइनाइट होती है। ठीक है दोस्तों, परावैद्युतांक कुछ समझ में आया होगा, इस पे हम अभी बात करते हैं। परावैद्युतांक की जो परिभाषा होती है, माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे निरूपित करते हैं, इसका जो मान होता है हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। कुछ माध्यम के लिए परावैद्युतांक का हम वैल्यू दिए हैं, वायु या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक मान होता है 1 होता है, जल के लिए 81 होता है, और धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। इसके बारे में हमने बात किया। चलो अब इसके आगे हम कुछ और नोट पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज़ था। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम बात करते हैं नोट पॉइंट 1, अगर हम किसी माध्यम में परावैद्युत भर दें, ठीक है, अगर हम किसी माध्यम में, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, हम किसी माध्यम में मान लो 2 आवेश चार्ज लिए, Q2 Q1 और Q2 लिया, इसके बीच में हमने क्या भर दिया, कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया। क्या भर दिया, परावैद्युतांक या माध्यम मान लीजिए। ठीक है,
प्रवेशता हमने भर लिया, तो हमारा जो फार्मूला आता है यहाँ से निकल के F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, सॉरी यहाँ पे जो फार्मूला हमारा आएगा 1/4 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ माध्यम की बात कर रहे हैं हम, ठीक, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन लेंगे और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं भी नीचे पास पढ़े हैं K बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा तो K एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ, इस फार्मूले में, तो यहाँ से हमारा जो आएगा फार्मूला यह बराबर आ जाएगा 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो इस फार्मूले से यह निकल आता है, इस फार्मूले से यह बात निकल आती है कि भैया अगर हम किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच अगर हम कोई माध्यम में प्रवैद्युतांक पदार्थ भर देते हैं तो उसमें जो बल लगता है वो बल कम हो जाता है, ठीक है। उन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा वो कम कार्य करेगा, किसकी अपेक्षा में, वायु या निर्वात की अपेक्षा में इसमें बल कम कार्य करेगा, ठीक। जब हम दो आवेशों के बीच कोई प्रवैद्युतांक पदार्थ भर देते हैं, कोई माध्यम भर देते हैं, तो उन आवेशों के बीच जो बल लगता है वो वायु या निर्वात की अपेक्षा कम लगता है। इसका अभी डेरिवेशन हम लोगों ने किया, ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए, IIT नीट वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बातें हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आई होप इसको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, एक दो पॉइंट और बात कर देंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, पहले हम वायु या निर्वात के लिए जो बल लेते हैं आप लोग जानते हैं, वायु या निर्वात के लिए हम जानते हैं यहाँ पे जो बल होगा इसको F नॉट मान लेंगे। यहाँ के साथ फार्मूला हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसको हम लोग जानते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, नोट पॉइंट इसको हम 2 मान लेते हैं। हम किसके लिए वायु या निर्वात के लिए। अब हम काम करते हैं, दो आवेशों के बीच हम क्या करेंगे, दो आवेशों के बीच कोई माध्यम है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, माध्यम है Q1 Q2, ठीक। तो इस पे जो बल है इसको हम मान लेते हैं यह बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे K लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम K लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन K, यहाँ पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हम क्यों लिए हैं, क्योंकि हम माध्यम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, माध्यम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, माध्यम की बात कर रहे हैं। यहाँ भी हम 1/4 पाई, यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 इंटू 10⁻9 बटे K ले लेंगे। K क्यों ले लेंगे, क्योंकि ये पता है कि हम लोग माध्यम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट K ले लिए हैं, जो एक प्रदर्शित करता है कि माध्यम में हमारा जो बल कार्य करता है वो कम लग रहा है, ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग कर देंगे, समीकरण 1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा F नॉट बटे F इक्वल हो जाएगा कितना 9 इंटू 10⁻9 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के पूरे अपान में, पूरे का अपान में क्या हो जाएगा, पूरे का अपान हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 बटे K बटे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से कट के हमारा जो फार्मूला आएगा बचेगा, ये होगा F नॉट बराबर होगा
F नॉट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा के, ये सब कट जाएंगे, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ बचेगा F नॉट बटे F इक्वल टू 1 बटे के बचेगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से F बराबर आ जाएगा, F बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से F नॉट बराबर जो आएगा ये आएगा F बटे के। ये हमारा एक फार्मूला आ जाएगा, इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। F नॉट इक्वल टू F बटे के, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, किसके लिए आ जाएगी, वाई और निर्वात की जब हम कंपेयर करते हैं। ठीक, इस पे आइए अब हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, समीकरण सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब इस पे आगे हम बढ़ते हैं, जस्ट इसको हम मिला चलते हैं। आइए इस पे हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये 2-3 पॉइंट नोट थे, और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा कूलॉम का नियम होता है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। एक पॉइंट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्रिया तथा प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए। जब दो आवेशों को हम क्या करते हैं, किसी आपस में, जब दो आवेशों को आपस में स्पर्श करा के तथा उनको हम क्या करें, किसी तार से जोड़ दें, तो उन पे जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है कि उनका हाफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने दो चार्ज लिया यहाँ पे Q1 Q2, ठीक है, हमने दो चार्ज लिया और दोनों चार्ज को हम क्या करते हैं, दोनों आवेशों को हम क्या करते हैं, आपस में स्पर्श कराने के बाद स्पर्श करा दिए या तार से जोड़ दिए, तो दोनों आवेशों के बीच जो आवेश होगा वो कैसा होगा, कितना आवेश होगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आवेश होगा, यहाँ पे चार्ज सेम है तो जुड़ का होगा। अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, एक पर चार्ज Q1 मान ले लें और दूसरे वाले पॉइंट पे माइनस Q2 चार्ज ले लें, तब दोनों चार्ज को हम क्या करें, दोनों चार्ज को अगर हम जोड़ें, दोनों चार्ज को आपस में आसपास कराएं या तार से जोड़ दें, तो इनके भी जो चार्ज होगा क्या होगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2 होगा। समझिए, जब आवेश को आपस में रगड़ा जाता, आसपास कराया जाता है या तार से जोड़ा जाता है, तो उस पर जो चार्ज होता है उसका आधा हो जाता है। ठीक, उसका आधा हो जाएगा। एक पॉइंट ये है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये आता भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलो अब हम इस पर बात करेंगे, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन की बात करने चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात में क्या लेंगे, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच 20 न्यूटन का बल है। ठीक है, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच 20 न्यूटन का बल है तथा और क्या है, तथा हम क्या कर लेंगे इसे में, तथा धातु के तथा दो आवेशों के बीच, तथा दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच क्या है, कोई धातु है, तथा दो आवेशों के बीच धातु है, तो वैद्युत बल के मान को बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, वायु के निर्वात में दो आवेशों के बीच 20 न्यूटन का बल है तथा दो आवेशों के बीच धातु या दो आवेशों के बीच और दूसरे माध्यम की से बात कर रहा है। वायु निर्वात में दो आवेशों के बीच 20 न्यूटन का बल है तथा दो आवेशों के बीच कोई धातु पड़ा हुआ है,
ठीक है, कोई धातु माध्यम है तो उसके बीच हमें क्या करना है, वैद्युत बल का मान ज्ञात करना। अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा बच्चों, हमने भी एक फार्मूला पढ़ा है, F नॉट बराबर F बटे के। इसको अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि हमारा क्या होता है, ये परिवर्तनक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है अभी धातु के लिए, जो के का मान होता है कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको माध्यम के लिए जो हमारा बल आएगा, यहाँ पे होगा F नॉट बराबर, यहाँ पे हो जाए F नॉट बराबर हो जाएगा यहाँ F नॉट जो वैल्यू दिया है, F नॉट जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है। कितना दिया है, 20 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा, यहाँ पे F बटे F के वैल्यू कितना, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 20 गुणे इनफाइनाइट बराबर F। हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट में 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इनफाइनाइट ही आएगा। F का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब हम उसको बता नहीं सकते हैं। अगर ये अगर भाग में होता तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब किसी हम नंबर में भाग देखते हैं इनफाइनाइट से, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगी, इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि इनके बीच का वैद्युत बल कितना कार्य करेगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और दूसरा इसी हम न्यूमेरिकल बात करेंगे, एक न्यूमेरिकल हम और बात कर लेते हैं इसी पे जो इम्पोर्टेंट है। कूलॉम के नियम पे आप लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया होगा। कूलॉम का नियम फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, लेकिन अब एक फार्मूला क्वेश्चन की बात हम और करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए बच्चों आपके बीच में, इसको आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेंगे 10 कूलॉम तथा -6 कूलॉम के आवेशों, दो आवेश यहाँ हैं, 10 कूलॉम तथा -6 कूलॉम के आवेश। ठीक है, 10 कूलॉम तथा 6 कूलॉम के आवेश के बीच 10 कूलॉम तथा 6 कूलॉम के आवेशों के बीच में क्या कहा, आवेशों के बीच कोई वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, यहाँ के आवेशों के बीच कोई वैद्युत बल कार्य करता है तथा उन आवेशों के आवेशों को स्पर्श कराने पर वैद्युत बल की मान की गणना की जाती है। वैद्युत बल के मान को बताइए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नया क्वेश्चन है। यहाँ हमने लिया 10 कूलॉम हमारे 6 कूलॉम के आवेशों के बीच कोई वैद्युत बल करता है। ठीक है, हमको वैद्युत बल पता करना पड़ेगा केस में, तथा उन आवेशों को करने पर वैद्युत बल के मान को बताना है। ठीक है, आइए यहाँ पे हम दोनों केस में पढ़ते हैं। दो केस में लेते हैं। फर्स्ट केस, पहले केस में करेंगे यह बराबर हमारा होगा 9 × 10⁹। ठीक है, यहाँ Q1 बराबर क्या है 10 कूलॉम और Q2 बराबर -6 कूलॉम। ठीक है, यहाँ पे दूरी है तो हम डिस्टेंस क्या मानेंगे, r1 1 मान लेंगे। r बराबर 1 मान लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 गुणे -6 बटे 1। और मान लेंगे हम बनाते हैं यह बराबर 9 × 9 Q1 बटे r² हम लोग आगे जानते हैं। Q1 वैल्यू 10 मान लिया, Q2 वैल्यू 5 मान लिया, r बराबर मान लिए। तो पहले केस निकालिए, यहाँ आगे कितना, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जाएगा -54 टू पावर 10 न्यूटन का पहले केस बनेगा, -54 न्यूटन पावर 10 न्यूटन का फोर्स बनेगा। इतना कार्य कर रहा है माइनस में। और दूसरे केस में क्या दोनों आवेश क्या करना है, आसपास लाना है। जैसा कि हम पढ़ा था Q1 -Q2 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ 2 पहले कितना 10 है माइनस यहाँ पे कितना है 6 बटे 2, यहाँ पे गया 10 6 कितना 4 बटे 2, तो कितना आएगा 2 कूलॉम। अब दूसरे कंडीशन में जो आवेश बढ़ रहा है, इस पे दोनों आवेश दोनों Q1 जो है 2 कूलॉम है और Q2 पे कितना कूलॉम है 2 कूलॉम। ठीक है, इस केस में जब आवेश क्या करते हैं, दूसरे केस में यहाँ से पहले हमने केस देखा, अब ये हमारा सेकंड
सेकेंड केस में हमने पढ़ा। ठीक, यहाँ पे हमको पहले बताना है, तो इस कंडीशन में पहले बात करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये आप लोग जानते हैं 9 × 10 ⁻⁹ Q1 Q2 a r स्क्वायर अलग अलग से लिखा दिया है। अब इस कंडीशन में जो करेंगे 9 × 10 पावर 9 हो जाएगा, Q1 ना 2 और 2 का 2/1 ये बराबर कितना हो जाएगा 2 2 4, यहाँ 9 × 4 × 10 पावर 9/1 ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बराबर है यहाँ पे 36 × पावर 9 न्यूटन बल। दूसरे केस का है। ठीक है, पहले केस में कितना 1 पूरे करते 10 न्यूटन बल का था। दूसरे वाले केस में जब हम दोनों आसपास कराते हैं तब वैल्यू फाइंड किए, तो उस क्वेश्चन में 36 उड़े घटे 9 की 9 फोर्स काम कर रहा है। आज क्लास को हम जो ये रोके हैं, अब अगले क्लास में हम कुछ पॉइंट लेंगे और हम अध्ययन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में बात करेंगे और बल के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। फिर भी यहाँ पे आप लोग इस नोट कर लें। आई होप कि आप लोग को बात समझ आई होगी। जो हमने लेकर आए वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हमने नोट बताया यहाँ पे वो भी काम के थे और वेक्टर का सदिश हमने पढ़ा है, ये भी काम का है बच्चों, आप लोग इसको कर लिया। अब आज क्लास को हम यहीं रोकते हैं और मिलेंगे अगले कल की क्लास में। कुछ आपको लेकर आएंगे जो आपके लिए कंप्यूटर वगैरह लिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अच्छा कि आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया। अगले में धन्यवाद।